In today's class we will going to discuss about principle of induction motor। और मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि किसी भी चीज़ को समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप उसके बेसिक जो प्रिंसिपल है उसको अंडरस्टैंड करें। सो दैट गोज़ फॉर इंडक्शन मोटर एज़ वेल। और आज हम देखते हैं कि इंडक्शन मोटर का बेसिक प्रिंसिपल है क्या। पहली बात तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जब भी मैं इलेक्ट्रिकल मशीन्स के हवाले से बात करता हूँ कि जितने भी लॉज़ हैं, जो बेसिक गवर्निंग लॉज़ हैं, वो बेसिकली दो चीज़ों के ऊपर रिलेटेड हैं। एक तो ये कि आपके पास टू मेन थिंग्स होती हैं मशीन के हवाले से। वन इज़ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द सेकंड वन इज़ द कंडक्टर। ये दो अहम चीज़ें हैं। जब भी आप इलेक्ट्रिकल मशीन्स पढ़ रहे हो आपके जहन में होना चाहिए कि ये दो चीज़ें जो हैं ये तमाम लॉज़ के अंदर अवेलेबल हैं। जितने भी लॉज़ इलेक्ट्रिकल मशीन्स के अंदर एम्प्लॉय किए जाते हैं उनके अंदर ये अवेलेबल होती हैं। सो लेट अस कम टू दिस मेन प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मोटर, दैट इज़ फैराडेज़ लॉ। अब फैराडेज़ लॉ ये स्टेट करता है कि अगर आपके पास एक कंडक्टर है जो कि बेसिकली एक टर्न भी हो सकता है, किसी कॉइल के अंदर एक टर्न भी हो सकता है और मल्टीपल टर्न्स इन द कॉइल भी हो सकते हैं। जितने टर्न्स होंगे उनको हम उतने ही कंडक्टर से कंसिडर कर लेंगे। तो अगर एक आपके पास टर्न ऑफ ए कॉइल है जिसके साथ एक फ्लक्स लिंक्ड है, तो उस कंडक्टर या कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगी और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन दैट कॉइल। कि जो फ्लक्स लिंक्ड है किसी कॉइल या कंडक्टर के साथ वो कितनी तेज़ी के साथ चेंज हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगी आपकी मैग्नीट्यूड जो इंड्यूस ईएमएफ आपके पास आएगी। तो दिस इज़ ई इज़ द इंड्यूस ईएमएफ जो आपके कंडक्टर के अंदर इंड्यूस हो रही है। फाई इज़ द फ्लक्स एंड डी फाई बाई डी टी इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, कितनी तेज़ी के साथ ये फ्लक्स चेंज हो रहा है। और एन जो है दैट इज़ नंबर ऑफ़ कंडक्टर्स, कितने नंबर ऑफ़ कंडक्टर्स भी आप कंसिडर करते हैं। ये एक कंडक्टर भी हो सकता है और मोर देन वन कंडक्टर भी हो सकता है। और माइनस साइन जो आता है आपके पास, ये जो आपके पास ये दिस इज़ माइनस साइन, इट इज़ ड्यू टू लेंज़ेज़ लॉ। वो भी देख लेंगे कि लेंज़ेज़ लॉ क्या है और किस तरीके से हमारी जो ये मशीन है इसके साथ जो है वो लेंज़ेज़ लॉ का रोल प्ले होता है। तो सबसे अहम चीज़ जो है इसके अंदर जो है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है। Now this rate of change of flux depends upon relative motion between magnetic field and conductor। तो इन दोनों के दरमियान फ़र्क कितना है, यानी इनके दरमियान जो relative motion है वो क्या है, कौन सी चीज़ें हैं, मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर। तो मैं जैसे शुरू में भी आपसे एक बात की थी कि इलेक्ट्रिकल मशीन्स के अंदर हमेशा ये दो चीज़ें अहम होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर। सो रिलेटिव मोशन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एंड कंडक्टर। मैं अगर यहाँ पर बात करूँ तो ये मेरे पास एक रोटर है, इंडक्शन मोटर का मैंने रोटर कंसिडर किया है और इसके अंदर जो है मैंने इसकी स्लॉट्स बनाई हैं। ये स्लॉट्स हैं आर्मेचर, ये जो रोटर है इसके अंदर ये स्लॉट्स बनाई हुई हैं और इनके अंदर मैंने कंडक्टर्स प्लेस किए हुए हैं। लेट अस सपोज दैट फॉर आवर ईज पर्पसेस हम ये समझ लेते हैं कि हमारे पास ये जो रोटर है ये स्क्विरल केज जो है आपके पास कंस्ट्रक्शन उसका है, स्क्विरल केज कंस्ट्रक्शन। ये स्क्विरल केज कंस्ट्रक्शन है, बड़ी सिंपल मैंने बनाई है। तो इसका मतलब ये कि ये जो सर्कल्स हैं ये एंड रिंग्स हैं और ये शॉर्ट कर रहे हैं इन कंडक्टर्स को। सो मैंने ये कंडक्टर्स इसके अंदर प्लेस किए हैं और ये शॉर्ट हो रहे हैं, अप साइड भी शॉर्ट हुए हैं और इन साइड भी। तो ये दे फॉर्म ए क्लोज लूप। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इन इंडक्शन मोटर कि क्लोज लूप ज़रूर होना चाहिए रोटर को। अगर वो ओपन होगा तो फिर आपकी इंडक्शन मोटर कभी भी काम नहीं करेगी। तो जो आपने कंडक्टर्स के अंदर डाले हुए हैं उनके अंदर एक क्लोज लूप होना चाहिए। मे बी वी कैन से दैट दे आर शॉर्ट सर्किटेड ऑन एंड रिंग्स। यहाँ पे आप उनको वेल्ड कर देते हैं जिससे ये शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं एंड रिंग्स के साथ, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो है मेन चीज़ है। अब हमने ये देखना है कि रिलेटिव मोशन क्या है मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के दरमियान। अब कंडक्टर्स जो हैं वो ऑब्वियसली रोटर पे प्लेस हैं और आपकी मैग्नेटिक फील्ड। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या चीज़ है। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होती है एसी मशीन्स के हवाले से, जो हमारे पास 3 फेज़ एसी मशीन्स जो हमने डिस्कशन कर रहे हैं और हमारे करंट टॉपिक्स में आती है, वो ये स्टेट करता है कि जब आप 3 फेज़ एसी सप्लाई देते हैं किसी भी मशीन को तो उसके अंदर एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। और ये हमारा फंडामेंटल टॉपिक है, वी स्टार्टेड ऑन अर्लियर इन आवर कोर्स एज वेल, कि जब 3 फेज़ सप्लाई प्रोवाइड की जाती है, एसी सप्लाई प्रोवाइड की जाती है तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। और यहाँ पर मैंने उसकी डायरेक्शन काउंटर क्लॉकवाइज शो की है, दैट इज़ द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और ये जो मैंने वेक्टर्स ड्रॉ किए हुए हैं ये सिग्निफाई कर रहे हैं आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके वेक्टर्स हैं कि ये किस तरीके से वेरी कर रही होती है टाइम एंड टाइम। तो यानी आप देखिए इस तरीके से रोटेट कर रही है, रोटेटिंग प्रोड्यूस होती है व्हेन यू अप्लाई ए 3 फेज़ एसी सप्लाई टू ए इलेक्ट्रिकल मशीन। यानी ख़ास तौर पर जो आपकी जो एसी मशीन है जिस तरह की इंडक्शन मशीन हैं या सिंक्रोनस मशीन है, तो इसके अंदर हमेशा इस किस्म की एक मैग्नेटिक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी।
अब हम आते हैं अपनी इसमें कि यार ये मेरे पास इंडक्शन मोटर है, तो इंडक्शन मोटर प्रिंसिपल क्या है? इंडक्शन मोटर प्रिंसिपल जो है या मोटर प्रिंसिपल जो है इन जनरल जो है वो ये सिंपली स्टेट करता है कि अगर आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जो प्लेस है इन ए मैग्नेटिक फील्ड, देन अ फोर्स विल एक्ट ओवर इट। यहाँ पे तो अगेन दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आपके पास एक कंडक्टर है मगर करंट कैरिंग कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस है, तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करेगी एंड ऑब्वियसली दैट फोर्स विल ट्राई टू मूव इट और बेसिकली डिस्टर्ब इट एज वेल। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास जो कंडक्टर्स प्लेस हैं, इस तरह के जो कंडक्टर्स मैंने शॉर्ट सर्किट प्लेस किए, इनके अंदर फ़िलहाल कुछ भी नहीं है और मैं ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता हूँ, तो ये क्या करती है, वो रोटेट करना शुरू कर देती है इस रोटर के इर्द गिर्द। जब वो इस रोटर के इर्द गिर्द रोटेट करती है तो वो कट करती है इन कंडक्टर्स को जो कि इन स्लॉट्स के अंदर प्लेस्ड हैं। तो जब वो कट करती है तो इट विल इंड्यूस ईएमएफ, दैट इज़ द मेन प्रिंसिपल, फैराडेज लॉ। तो इंड्यूस ईएमएफ करेगी तो नतीजतन क्या होगा कि इनके अंदर वोल्टेजेस प्रोड्यूस हो जाएंगे, और चूंकि ये कंडक्टर्स क्लोज लूप हैं, शॉर्ट सर्किटेड हैं विद द हेल्प ऑफ एंड रिंग्स, तो क्या होगा कि इनके अंदर करंट्स चलना शुरू हो जाएंगे। नाउ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये बड़ा अहम है। अगर आप ये समझ जाएं ये पॉइंट तो फिर आपको पूरी मोटर का प्रिंसिपल समझ आ जाता है कि कैसे हो रहा है। क्योंकि अभी तक मोटर प्रिंसिपल नहीं हुआ, ये जो पहला प्रिंसिपल हुआ है, आप मेरे से सवाल करेंगे, आप कहेंगे कि ये तो आपने जनरेटर प्रिंसिपल बताया है, जनरेट हुआ है, यानी ईएमएफ इंड्यूस किया आपने और उसके नतीजे में करंट चला है, तो ये तो जनरेटिंग प्रिंसिपल हो रहा है। इससे आप मोटर प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे कि अगर करंट चल रहा है किसी कंडक्टर के अंदर और वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस्ड है और उसके अंदर जो है एक फोर्स इंड्यूस हो जाती है, तो ये कैसे होगा? वही चीज़ जो है हम यहाँ पे अब डिस्कस करने जा रहे हैं। मेन थिंग ये होगी कि ये जो माइनस का साइन है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये कहेगा कि जी इसके नतीजे में जो करंट चलेगा, जो ईएमएफ इंड्यूस किया है उसके नतीजे में करंट चलेगा, उसकी डायरेक्शन ऐसी होगी दैट विल अपोज द कॉज दैट प्रोड्यूस्ड इट, विल अपोज द कॉज दैट प्रोड्यूस्ड इट। अब हमारे पास, मैं देखता हूँ कि ये हमारे पास कॉज है क्या, यानी अगर मैं देखना चाहूँ तो कॉज क्या है जो, तो वो है रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड कंडक्टर। रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड कंडक्टर। अच्छा, अभी वो रोटेटेड मोशन क्या है भाई? मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रोटेट कर रही है सिंक्रोनस स्पीड से, सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट कर रही है और कंडक्टर जो है वो रेस्ट पे। तो इनके दरमियान इस वक्त जो रिलेटिव मोशन है वो मैक्सिमम है। एक बॉडी रेस्ट पे है और एक जो चीज़ है वो भागे जा रही है और सिंक्रोनस स्पीड से जा रही है, तो उन दोनों के दरमियान जो रिलेटिव मोशन है वो मैक्सिमम है इस वक्त। So maximum EMF will be induced in the conductor. Maximum EMF will be induced in the conductor because जो rate of change है वो इस वक्त सबसे maximum है। So अब जब maximum EMF induce होगी तो as a result huge current will flow through the conductor. Now the direction of the current will be most important. Which direction the current will take or should take? अब हमारे पास डायरेक्शंस क्या हैं? मैं यहाँ पे आता हूँ और ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक तो ये हो सकता है कि करंट इज़ मूविंग इनटू द प्लेन। एक ये, अब ये हमारे कंडक्टर्स हैं ना और ये हमें नज़र आ रहे हैं, तो या तो करंट इनके अंदर जा सकता है या करंट इनके बाहर आ सकता है। डायरेक्शन क्या होगी? अगर मेरी अंदर की तरफ होगी तो मैं ये कह दूँगा कि जी इस तरह की डायरेक्शन है, अगर ये बाहर की तरफ आ रहा होगा तो मैं कहूँगा जी कि इस तरह है। ठीक है, ये मैंने दो साइंस जो हैं वो रख लिए हैं। हमने करना क्या है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ करना क्या, हमने ये रिलेटिव मोशन वाला पार्ट देखना है कि ये कॉज है। अगर ये इस वक्त मैक्सिमम है एंड वी नीड टू ट्राई टू ब्रिंग इट टू द मिनिमम, हमने इसको मिनिमाइज़ करना है। अब मिनिमाइज़ कैसे होगा कि जो मेरे पास रोटर है मैं उसको चलाना शुरू कर दूँ यानी मैं रोटर को, तो ये मिनिमाइज़ होना शुरू हो जाएगा। चलिए मैं रोटर को चलाना शुरू करता हूँ, लेकिन रोटर किस डायरेक्शन में चलना शुरू करेगा ये इंपॉर्टेंट है। अब मेरे पास दो डायरेक्शन हैं, या तो मेरा रोटर जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा या काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा। अभी मेरी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रही है और रोटर के पास ऑप्शन है क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज। सो इस तरीके, अब मेरे पास क्या है, रिलेटिव मोशन, किस डायरेक्शन में चलना चाहिए। अब मैं ज़रा सोचता हूँ तो भाई मैं इस मोशन को कैसे अपोज कर सकता हूँ, और वो इसी तरीके से हो सकता है कि ये जो रिलेटिव मोशन है, यानी जो इन दोनों के दरमियान जो फ़र्क है उसको रिड्यूस करूँगा। रिड्यूस कैसे होगा
कि मेरा जो रोटर स्टैंड स्टिल पे खड़ा है मैं उसको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में भगाना शुरू कर दूँ। अगर मैं ऑपोजिट भागना शुरू कर दूँगा तो उनके दरमियान तो रिलेटिव मोशन बढ़ना शुरू हो जाएगा। यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड उधर जा रही है और रोटर इस तरफ जाएगा तो उनके दरमियान तो डायरेक्टिव मोशन बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे कि अगर वो क्लॉक काउंटर क्लॉकवाइज चल रही है और उसे क्लॉकवाइज चला दूँ तो उनके दरमियान रिलेटिव मोशन बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि अगर वो क्लॉकवाइज जा रही काउंटर क्लॉकवाइज जा रही है तो मैं उसके पीछे जाऊँ, आई विल गो आफ्टर इट। सो एज ए रिजल्ट रिलेटिव मोशन जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। सो एज ए रिजल्ट आई फाउंड आउट कि द रोटर मस्ट गो काउंटर क्लॉकवाइज। सो इसका मतलब ये है कि इसको जाना चाहिए इस तरफ और इसको जाना चाहिए इस तरफ। अब हम आते हैं अपनी सेकंड पार्ट पे। तो अब हमारे पास जो मोटर का प्रिंसिपल है वो क्या है, वो मेरे पास जो है वो क्या है कि हम मोटर का प्रिंसिपल वो क्या है कि अब करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड अब फोर्स विल एक्ट ओवर इट। अब हमने निकाल लिया कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। हमारे पास अभी तक एक चीज़ अननोन है कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, और डायरेक्शन ऑफ करंट मैं इसी से डिड्यूस करूँगा। मैं कहता हूँ थंब मोशन, थंब जो है ये मोशन है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हम ये निकाल सकते हैं। फोर फिंगर जो है ये फील्ड की डायरेक्शन दे रहा है। तो मेरे पास यहाँ पर क्या है, फील्ड की डायरेक्शन। लेट्स सपोज अगर मैं इस इंस्टेंट पे देख रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं कहता हूँ कि फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो मेरे पास ये हो गया, मोशन इस तरफ हो गया। और करंट की डायरेक्शन ये है कि आउटवर्ड्स, द करंट विल बी कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। तो अगर मैं इस तरीके से रखता हूँ उसको, इस तरीके से देखता हूँ कि करंट जो है मेरा बाहर की तरफ आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है। फील्ड जो मेरी डायरेक्शन है वो अप है, तो मोशन जो है वो इस तरफ है। ये देखिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। सो एज ए रिजल्ट हेयर द करंट विल बी कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। यहाँ पे मेरे पास जो करंट है वो आउट ऑफ द प्लेन आ रहा होगा। अगर मैं इधर देखता हूँ कि यहाँ पर क्या होगा, अच्छा ओके, इन दिस हेयर अगर मैं देखूँ, क्योंकि अभी करंट की फील्ड की डायरेक्शन मैंने इस साइड पे रखी हुई है, तो अप साइड मेरे पास ये फील्ड की डायरेक्शन है, मैंने अप साइड रखी हुई है। तो इफ़ आई बेसिकली यूज़ दी अगेन दिस लॉ, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इस साइड पे है, फील्ड इस साइड पे है, द करंट विल बी गोइंग इन टू इट। तो करंट इन कंडक्टर्स के अंदर इन साइड जा रहा होगा। The current will be coming outside from these conductors, and as a result of applying this Fleming left-hand rule, the direction of the force will be this one, or the current will be going inside the conductors, and as a result of applying Fleming's left-hand rule, the force will be in this direction. So as a result, इस वाले जो कंडक्टर्स होते हैं ये फोर्स इनको मिलेगी इस तरफ चलने की और इसको फोर्स मिलेगी इस तरफ। एज ए रिजल्ट द मोटर विल स्टार्ट टू रोटेट, मोटर चलना शुरू कर देगी। तो ये है कॉज द वे जिससे मोटर स्टार्ट होती है और चलना शुरू कर देती है। नाउ नेक्स्ट व्हाट विल हैपन, बेसिकली द मोटर जब स्टार्ट होगी और चलना शुरू कर देगी तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो रिलेटिव मोशन जो कॉज है, रूट कॉज है इंड्यूस्ड ईएमएफ का, विल बेसिकली भी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा। एंड इट विल कीप ऑन गोइंग दिस वे एंड द मोटर विल स्टार्ट एक्सेलरेटिंग। मोटर की एक्सेलरेशन बढ़ती जाएगी, यानी ऑब्वियसली जो इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, और वो ईएमएफ किस वजह से इंड्यूस हो रही है कि आपके पास देयर इज़ ए रिलेटिव मोशन इन बिटवीन द कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड, और उस ईएमएफ इंड्यूस होने के नतीजे में आपके पास करंट आ रहा है, उस करंट के नतीजे में आपके पास टॉर्क आती है, एंड दैट टॉर्क मेड्स दिस मोटर टू रोटेट काउंटर क्लॉकवाइज, दैट इज़ एग्जैक्टली इन द सेम डायरेक्शन एज द मैग्नेटिक फील्ड। और ये चलती रहेगी जब तक कि आपकी मोटर जो है वो सिंक्रोनस स्पीड पे नहीं पहुंच जाती। अब यहाँ पे एक और सवाल पैदा होता है, क्या इंडक्शन मोटर सिंक्रोनस स्पीड अचीव कर लेगी? सो व्हाट इज़ योर बेसिकली आंसर? सो लेट मी ट्राई टू आंसर इट एज वेल ऑन यूजिंग दिस सेम थिंग। अगर आपकी इंडक्शन मोटर सिंक्रोनस स्पीड अचीव कर ले तो व्हाट विल हैपन, द रिलेटिव मोशन जो कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान था वो ज़ीरो हो जाएगा। एंड व्हेन दिस पार्ट, यानी जो मेरे पास ये चीज़ है ये ज़ीरो हो जाएगी, तो ईएमएफ इंड्यूस क्या होगी? ईएमएफ इंड्यूस भी ज़ीरो हो जाएगी। ईएमएफ इंड्यूस ज़ीरो हो जाएगी तो क्या होगा, जो मेरे पास कंडक्टर्स हैं, ये जो कंडक्टर्स हैं इनके अंदर जो करंट चल रहा है वो भी ज़ीरो हो जाएगा। और जब वो करंट ज़ीरो हो जाएगा तो जो मोटर प्रिंसिपल है, जो फोर्स आ रही है वो ज़ीरो हो जाएगी। एज ए रिज़ल्ट जब वो फोर्स ज़ीरो हो जाएगी तो मोटर क्या होगा, मोटर को एकदम जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रही थी वो ज़ीरो हो जाएगी और मोटर स्लो डाउन करना शुरू कर देगी। एकदम बंद नहीं हो, एकदम रुक नहीं सकती। यानी वैसे प्रेज्यूमली तो आप कहेंगे रुक जाए, लेकिन इनर्शिया की वजह से मोटर चलती रहती है। और
क्या होगा, जैसे ही वो अब अगर उसकी स्पीड कम होना शुरू होगी, जैसे ही उसकी स्पीड कम होगी, अगेन देर इज़ ए रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड कंडक्टर, और इस रिलेटिव मोशन के नतीजे में क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगी, मगर कम होगी, ऑब्वियसली थोड़ा सा ही है, ईएमएफ इंड्यूस होगी। ईएमएफ इंड्यूस होगी क्योंकि कंडक्टर सारे शॉर्ट सर्किट पड़े हुए हैं, तो करंट विल बी इंड्यूस, उस करंट की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगी और मोटर चलना शुरू हो जाएगी दोबारा से। सो इन द इक्विलिब्रियम या इन द स्टेडी स्टेट, मोटर विल ऑलवेज बी रनिंग at a speed less than the synchronous speed, can never run on the synchronous speed. So induction motor can never run on the synchronous speed, it will always run a speed below the synchronous speed. As a result हम इसको इसकी स्पीड को asynchronous speed कहते हैं, और इसी वजह से इंडक्शन मोटर को asynchronous मोटर भी कहा जाता है। तो आई होप सो आपको जो इंडक्शन मोटर का प्रिंसिपल है वो बड़े इसलिए इंट्यूटिव मैनर में समझ आ गया होगा। इफ़ यू कैन रिलेट दिस टू ऑल द थिंग्स, देन होपफुली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मोटर। थैंक यू।